पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी आज का सेशन जब स्टार्ट हुआ तो एकदम उसमें पैनिक क्रिएट करने की फिर कोशिश की गई और प्राइमरीली हमें जो नजर आया कि एकदम रिफाइनरी में ही सेलिंग आई, लेकिन फिर वहां से वापस पकड़ लिया और वापस ऊपर ये देखें एकदम कोई 800-900 पॉइंट्स गिराए और एकदम 800-900 पॉइंट्स रिकवर भी कर लिए। तो टेक्निकल एनालिस्ट आपको कहेंगे कि मार्केट अपने कल के लो को टेस्ट करने गई थी आज। और कमाल नहीं है वैसे, मार्केट कोई इंसान है या जानवर है या कोई कंप्यूटर का एल्गोरिदम है कि वो लाजमी एक सेट पैटर्न पे ही चलेगी। ये लाजमी था कि उसने अपने कल का लो टच करना ही था ताकि वहां पे एक सपोर्ट अपनी बना सके। असल में देखें, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों के रवैयों से, पाकिस्तानियों के अमाल से जाना जाता है। हर मुल्क अपने लोगों के अमाल से जाना जाता है। हर कंपनी अपने स्टाफ के रवैयों से जानी जाती है। हर इलाका अपने लोगों के रवैयों से जाना जाता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट भी अपने इन्वेस्टर्स के रवैयों से जानी जाती है। और असल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं कौन? आपके और हमारे जैसे तो ओवरऑल बहुत कम हैं। ज्यादातर तो बड़े प्लेयर्स हैं जिनमें या तो इंस्टीट्यूशंस आती हैं या फिर ऐसे लोग जिनके पास ढेरों पैसे हैं। उनमें से कुछ होंगे जिन्होंने जायज तरीके से दौलत इकट्ठी की होगी और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने जायज तरीके का इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो आम आवाम तो बहुत कम है, ज्यादातर बड़े लोग हैं। और हमें लगता है कि उनमें से पाकिस्तान में ज्यादातर ऐसे हैं जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिनसे पैसा कमाया जा सके। उसमें वो ये नहीं देखते कि ऐसा करने से किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा। तो बहरहाल सुबह जब एकदम पैनिक क्रिएट किया तो कुछ लोगों ने हो सकता है डर के बेच दिया हो कि कहीं फिर से 1-2 हज़ार पॉइंट्स नीचे ना चली जाए मार्केट। खैर उसके बाद उसके ऊपर ले आए, लेकिन सारा दिन आज जो है ना, थोड़ी सी बाइंग आती फिर सेलिंग आ जाती, फिर थोड़ी बाइंग आती फिर सेलिंग आ जाती। मतलब यहाँ से वो किसी को समझने नहीं दे रहे थे कि क्या यहाँ से मार्केट ने अब ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो सारा दिन तो तकरीबन ऊपर नीचे करके होती रही। और आज हमें लगता है कि डे ट्रेडर्स का दिन था, क्योंकि बहुत से शेयर्स 10-20 पैसे 30 पैसे ऊपर जाते और फिर 10-20 पैसे 30 पैसे नीचे आ जाते, या फिर बड़े शेयर्स 2-3 रुपए ऊपर जाते फिर 2-3 रुपए नीचे आ जाते। देखें, आप जानते हैं कि हम भी शॉर्ट ट्रेड्स बना लेते हैं लेकिन थोड़े से पैसे से। और बहुत थोड़े से पैसे जो हमारे पास पड़े थे उसमें हमने यही किया, जब कोई शेयर नीचे जा रहा था हमारी पसंद का शेयर, हम उसको उठा लेते, 20-30 पैसे ऊपर आता तो बेच देते। इस तरह हमारी इतनी ज्यादा आज ट्रांजेक्शन्स हुई ऊपर नीचे करके कि डे एंड पे हमारा आज का सिर्फ जो ट्रेडिंग से कमाया हुआ पैसा था वो तकरीबन माशाल्लाह से 10,000 रुपए बन गया। मतलब हम डे ट्रेड्स के लिए नहीं खरीदते। जैसे सुबह हमें कैपको 30 रुपए 20 पैसे पे मिला, हमने 1000 खरीद लिए और हमने उसकी 30 रुपए 60 पैसे पे सेलिंग लगा दी तो बिक गया और वहां से 300 रुपए बन गए। लेकिन अगर आज वो 30 रुपए 60 पैसे पे ना जाता तो हम होल्ड कर लेते। मतलब हमारा मकसद डे ट्रेड करना नहीं था, लेकिन जब ट्रेड के लिए हम कई दफा शेयर्स खरीदते हैं तो इस तरह कर लेते हैं कि हम उसको टारगेट्स बना लेते हैं कि भाई इसको अगर हमने 30 पे खरीदा है तो इस वाले 1000 को हम 50 पैसे ऊपर बेचेंगे, चाहे आज बेचें चाहे 3 दिन बाद बेचें। लेकिन वो इस तरह बहुत से शेयर्स ऊपर नीचे होते रहे। कई शेयर्स हम बेचते, वो नीचे फिर आ जाता, हम फिर खरीद लेते, फिर वो ऊपर चला जाता, फिर बेच देते। तो इस तरीके से आज ट्रेडिंग से काफी पैसे बने। और आज हमें यही लगता है कि आज प्राइमरीली ट्रेडर्स का दिन था और जो डे ट्रेड करते हैं उन्होंने आज शायद अच्छा पैसा बनाया हो। और बहुत सारे शेयर्स जो कल गिराए गए थे उनमें आज रिकवरी आई। तो ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो आज पॉजिटिव में बंद हुआ और उसमें खास तौर पे एनसीपीएल का हाथ था, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो अगर थोड़ा सा देख लें, सुबह एटीआरएल को एकदम नीचे ले गए 322 के पास, लेकिन 322 पे ले जाने के बाद बंद वो 336 पे हुआ है। तो इसमें वॉल्यूम्स लगे हैं, तो ऐसा ही लग रहा है कि बाइंग वापस आ रही है। बहरहाल इसका हमने यही किया कि 325 पे 100 शेयर्स खरीद लिए और वो 330 पे बेच दिए। फिर 100 शेयर 335 पे बेच दिए जो हमने पहले लिया हुआ था, लेकिन 330 पे दोबारा नहीं आया कि वो बाय होता। तो हमने अब इसमें ये सोच लिया है, स्ट्रेटेजी बना ली है, क्योंकि जितना इसमें ऊपर नीचे करते हैं ना, हमने यही सोचा है कि हमारे पास रीजनेबल क्वांटिटी है तो 5 रुपए के गैप से हम 100 शेयर्स बेच दिया करेंगे और अगर नीचे आया तो वही 100 दोबारा खरीद लेंगे। तो इस तरह से अब थोड़ा सा स्टेबलाइज करके चलना चाहिए। एनआरएल को देखें तो एनआरएल में भी ये देखें काफी वॉल्यूम्स लगे और इसको भी नीचे ले जाके फिर ऊपर लेके आए हैं। तो जितनी गिरावट रिफाइनरी में कर ली है, हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें फिर थोड़ी सी तेजी हो जाए। उसके बाद पीआरएल में देखें, यहाँ पे एकदम कितने ज्यादा वॉल्यूम्स लगे, पीआरएल भी तेजी में रहा। उसके बाद ये है एनसीपीएल कि इसको वॉल्यूम्स काफी लगे और फिर आज इसको अपर कैप के पास ले जाके बंद किया। जब ये ऊपर जा रहा था हम तो थोड़े थोड़े साथ साथ बेचते रहे, क्योंकि जब आपके पास कोई शेयर रीजनेबल क्वांटिटी में हो तो
आप इस तरह कर सकते हैं कि कुछ बेच दिए और कुछ अगर ऊपर चला गया ऊपर निकाल दिए। फिर हमने कुछ इसको जाके 30 के पास भी बेचे और ये तकरीबन अपर कैप के पास बंद हुआ है। तो इसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो अच्छा रहा। अगर एनपीएल को देखें तो इसमें भी काफी बाइंग आई है और इसमें जो है, लेकिन ये इतना ऊपर नहीं गया। बहरहाल हमारे जो एनसीपीएल के शेयर्स थोड़े से हमने बेचे, उसमें से कुछ हमने थोड़े से एलपीएल खरीदे, उसमें से कुछ थोड़ा सा हमने एनपीएल भी खरीदा, क्योंकि एनपीएल में भी हमें ऐसा लग रहा है कि एनपीएल जैसे ना टॉर्क पकड़ रहा है, वो घुमा रहा है, घूम घूम कर रहा है और इसको जो है ना स्पीड, इसमें कोई पता नहीं एक दो दिन में इसमें भी कुछ स्पीड लग जाए। अब अगेन ये सीखने वाली बात है कि ये स्ट्रेटजीज होती हैं, अगेन जरूरी नहीं कामयाब हो लेकिन फिर भी स्ट्रेटजीज होती हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसे देखें निषाद पावर है यहाँ पे, ये उसकी 1 महीने की परफॉर्मेंस है, और निषाद चुनिया पावर है, ये भी उसके 1 महीने की परफॉर्मेंस है। अब कुछ दिनों पहले ही हम एक बंदे का किसी का वैसे ही सुन रहे थे एनालिसिस कि किसी बंदे ने सवाल किया कि भाई पावर सेक्टर का कौन सा शेयर लें, तो उस भाई ने जवाब दिया एनालिस्ट ने कि भाई निषाद ग्रुप की कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर लें, वो सारी अच्छी हैं। अच्छा जवाब था, गलत जवाब नहीं था। लेकिन साथ ही फिर उन भाई ने कहा कि भाई लेकिन हर कंपनी में ना इन्वेस्ट कर लेना, कोई एक सिलेक्ट कर लो। देखिए इस बात की हम हमेशा मुखालफत करते हैं। जब हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया उस वक्त भी कई एनालिस्ट मिलते थे तो कहते थे कि भैया आप जो है ना 2-3 शेयर्स में बस इन्वेस्ट करें, उससे ज्यादा ना करें। भाई किसी को यहाँ नहीं पता होता कि कौन सा शेयर किस वक्त चल जाएगा, आज कौन सा इन्होंने शेयर चलाना है, कल कौन सा चलाना है। कभी जो अच्छा शेयर होता है उसको नहीं चलाते, जो जो कम अच्छा होता है उसको चला लेते हैं। वैसे तो बुरे को भी चलाते हैं, पर बुरे पे तो हम नजर नहीं रखते, लेकिन हमारी नजर जिन शेयर्स पे होती है उनमें से कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ मुनासिब होते हैं। और हो सकता है मार्केट में पहले मुनासिब वाला चल जाए। अब ये पता कैसे लगेगा भाई? तो हम तो हमेशा इस हक में रहते हैं कि आपने डाइवर्सिफाई करना है। अगर आपको अगर आपको 10 कंपनियां पसंद हैं तो आप 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करें। अगर आपको 20 कंपनियां पसंद हैं और आप मैनेज कर सकते हैं, आप टाइम दे सकते हैं, तो आप 20 कंपनियों में इन्वेस्ट करें। हाँ, जो लोग मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, जिन्होंने बस सुबह एक दफा देखना है और शाम को एक दफा देखना है, वो ठीक है, ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें। तो हम बात ये कर रहे थे कि भाई अगर हमें पावर सेक्टर की तमाम कंपनीज ही पसंद हैं, मिसाल के तौर पे, या 8 कंपनीज पसंद हैं और हम मार्केट को रोज फॉलो कर सकते हैं, तो हम ये प्रेफर करेंगे कि हम थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट हर कंपनी में कर दें। उसी तरह हमने हमने निषाद चुनिया पावर में भी की हुई है, हमने निषाद पावर में भी की हुई है, हमने एलपीएल में भी की हुई है। पीकेजीपी हमारे ख्याल में थोड़ा ऊपर निकल गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो भी अच्छा है, अभी हमने उसमें नहीं की। तो अब जब हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि देखें, अगर इसका ना महीने का ये देखें, अगर निषाद पावर है, अगर इसकी देखें प्राइस, इसकी 11 दिसंबर को क्या थी, 31 रुपए 44 पैसे, और निषाद चुनिया की 11 दिसंबर को प्राइस थी 25 रुपए 70 पैसे। ठीक है, अब अगर कंपैरिजन करें तो निषाद पावर वाकई निषाद चुनिया से थोड़ी सी बेहतर कंपनी है, लेकिन अगर हमने उस दिन सिर्फ निषाद पावर में इन्वेस्टमेंट की होती तो वो आज भी वहीं पे खड़ी है जहां पे वो 3 दिन पहले खड़ी थी, और निषाद चुनिया पावर 3 दिन में 20% ऊपर चली गई है। तो हमें तो नहीं ना पता लग सकता कि कौन सी पहले चलेगी। जब डाइवर्सिफाई किया होगा तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट सबसे ले सकेंगे। हाँ, कोई कोई ये सोच सकता है कि भाई अगर मैंने सारा एनसीपीएल में लगा दिया होता तो मुझे ज्यादा फायदा होता, लेकिन भाई आपको पता कैसे लगेगा कि एनसीपीएल चलने वाला है? ये तो आप आज कह रहे हैं ना जब वो चल गया है। और अब देखिए इसकी कीमत हो गई है 30 रुपए, और अब एनपीएल की कीमत है 32 रुपए। तो अब ये हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। वैसे तो कोई पता नहीं, यहाँ से एनसीपीएल को 32 से ऊपर ले जाएं और एनपीएल को वहीं पे रखें, मार्केट का कोई पता नहीं होता। और एलपीएल भी हमें तो इन्हीं के लेवल का, कम से कम एनसीपीएल के लेवल का शेयर लगता है। तो एलपीएल इस वक्त 23 रुपए 77 पैसे पे है। तो इसलिए हमने ये स्ट्रेटेजी रखी कि जब हमने निषाद चुनिया पावर के कुछ शेयर्स बेचे तो उसमें से हमने कुछ तो एनपीएल के ले लिए, क्योंकि एनपीएल अभी कुछ दिनों से चला नहीं है और एनपीएल ज्यादा अच्छा है। और आइडियल सिनेरियो में अगर इन दोनों शेयर्स की प्राइस सेम हो जाएगी तो हमारे मुताबिक ज्यादा इन्वेस्टमेंट एनपीएल में होनी चाहिए। अभी ये पास पास हैं, इसलिए हमने ज्यादा नहीं किया, लेकिन थोड़े से जो शेयर्स बेचे हमने इस तरह किए, ये भी नहीं कि सारे खरीद लिए। अगर हमने 5000 शेयर्स बेचे एनसीपीएल के तो हमने 1000 उसमें से एनपीएल ले लिया और 1000 या 2000 हमने एलपीएल ले लिया, क्योंकि एलपीएल अभी काफी नीचे है। अब देखें ये स्ट्रेटेजी जो है ना लॉन्ग टर्म में तो आपको बेनिफिट देगी, शॉर्ट टर्म में इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि यहीं से एनसीपीएल 35 पे चला जाए और एनपीएल 32 पे रहे और एलपीएल 24 पे ही रहे। लेकिन बात वही है ना कि हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा, तो हमने तो जो भी सामने नजर आ रहा है उसको देख के अपनी स्ट्रेटेजीज डिवाइस करनी होती हैं। बताने का मकसद ये है कि जब एनसीपीएल एनपीएल के बराबर आ जाएगा
पहले हमारी जो थी होल्डिंग वो थी कि हमारे पास 25 अगर एनसीपीएल के हैं तो 10 हमारे पास एनपीएल के थे। आज हमारे पास अगर एनसीपीएल के 20 हैं तो एनपीएल के 11 हो गए हैं। और अगर कल ये प्राइस बराबर होगी तो ये 15-15 हो जाएंगे। या हमने ज्यादा बेच के अपने पास अगर कैश रखना हो तो हम इनको 12-12 पे ले आएंगे, यानी कि बराबर कर लेंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये एक लॉजिकल स्ट्रेटेजी है। वो अलग बात होती है कि फायदा किससे होगा किससे नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता। और इसी तरह इस प्राइसेस के मुताबिक अगर हमारे पास एनसीपीएल के 20 शेयर्स हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि एलपीएल के फिर हमारे पास 30 हों। और अगर मिसाल के तौर पे ऐसे हुआ कि एलपीएल ना चला और एनसीपीएल चलता रहा तो हम आहिस्ता आहिस्ता एनसीपीएल बेच के एलपीएल में डालते जाएंगे। यही हमारी स्ट्रेटेजी होगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। यू नेवर नो कि क्या पता एलपीएल यहां से कल को गिर ही जाए। लाजमी तो नहीं है ना कि ऊपर ही जाएगा, ये तो कोई पता नहीं होता। और ये भी हो सकता है कि एनसीपीएल ऊपर जाता रहे, एनपीएल ऊपर जाता रहे, एलपीएल यहीं पे रुका रहे। लेकिन फिर भी ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम लेके चलते हैं और हमने आपके सामने वो पेश की ताकि अगर आपको सही लगे तो आप भी उस तरह कर सकें। वैसे आज हमने शेयर्स बेचे थोड़े ज्यादा और उनको बायबैक थोड़ा कम किया। थोड़ा सा कैश हमने अपने पास आज बढ़ाया है, ज्यादा नहीं, तकरीबन 5% ऑफ द पोर्टफोलियो। पहले तो हमारे पास 1-2% भी नहीं बचा था, लेकिन आज हमारे पास तकरीबन 5% ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो कैश में हमने किया है। उसकी वजह यही है कि जो कल झूला मिला, मार्केट को अगर अप ट्रेंड में भी रखना है फिर भी इस तरह के झूले आगे भी काफी आ सकते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा कैश होना चाहिए ताकि अगर आप मार्केट डिप में आए तो आपने स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाने, आपने शेयर्स को बेचना नहीं है। अगर आपको उन शेयर्स पे भरोसा है कि शेयर्स अच्छे हैं और आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है तो फिर डिप में बाय करना चाहिए और हम तो यही करेंगे। आपकी अपनी मर्जी है। चाहे हमारे पास जेब में 2 लाख ही क्यों ना हो, हम उन 2 लाख से कोई 100 शेयर्स खरीद लेंगे। लेकिन जब तक हमारे पास कैश होगा और मार्केट डिप देगी हम बाय करेंगे। हमारे पास कैश खत्म हो जाए, मार्केट और डिप में चली जाए तो हम इंतजार करेंगे कि मार्केट ऊपर कब आए। फिर इसी तरह फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम को देखें तो तकरीबन अपर कैप के पास ही चला गया। ये भी वो शेयर है जिसको कल देखें 28.50 से इसको पहले लोअर लॉक के पास लेके गए थे 27 रुपए पे और आज अपर लॉक के पास लिए हैं। तो इसको तो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था और इस पे हमें उम्मीद थी कि इसको जानबूझ के गिराया जा रहा है। तो जब नीचे गया था हमने थोड़ा सा 500 1000 शेयर्स खरीद लिए थे और आज जब ऊपर आया तो उसी तरह वो 1000 शेयर्स हमने बेच दिए। इसी तरह फौजी फूड्स को देखें, फौजी फूड्स भी हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हवाले से हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था, लेकिन अगेन हम ग्रोथ स्टॉक्स में ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करते। कोई 4-5 हजार फौजी फूड्स के ले लिए थे तो इसको 10.70 से 10 पे ले गए थे और आज इसको बहुत देर तक जो है ना 9.90 से 10 के दरमियान रखा, फिर एकदम इसमें जो है ना बाइंग गई और एकदम जो है ना 10.50 पे चला गया। ऐसी क्या बात है? लेकिन हमें शक था कि इस शेयर को जानबूझ के गिराया गया है तो हमने आज इसके तकरीबन 2010 रुपए पे खरीद लिए थे और जब वो 10.50 पे आया तो वो 2000 बेच दिए और जो पुराने 4-5 हजार पड़े थे वो वैसे ही पड़े हैं। बल्कि इसका हम आपको चार्ट भी दिखाते हैं ताकि आपको पता लगे कि कितने जबरदस्त फिर इसमें वॉल्यूम्स आए। ये देखें जी, इतनी देर इसको यहाँ पे रख के एकदम ये पता नहीं मिलियंस के वॉल्यूम लगने शुरू हुए और एकदम ये जो है 10.80 तक ले गए 10 रुपए से। तो इस तरह की गेमें स्टॉक मार्केट में डाली जाती हैं और ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को जलीलो ख्वार किया जाता है। उसके बाद जी टीपीएल भी एक शेयर है जिसको कल लॉक पे लोड लॉक के पास ले गए थे नीचे, बल्कि लोड लॉक लग भी गया था और इसको आज आप नहीं लेके गए तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। तो इसको आज नहीं लेके गए तो कल ले जाएंगे, कल नहीं लेके गए तो अगले वीक में ले जाएंगे, लेकिन इसकी रिकवरी आएगी। कल भी हमने इसमें 1-2 हजार खरीद लिए थे, आज फिर 1-2 हजार खरीद लिए। अब अगर सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो वही फजूल फजूल कंपनी आती जा रही हैं। अब पेल को भी लॉक पे लॉक लगाई जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई इनके पास खजाना तो नहीं आ गया। पीएनएससी को भी लॉक, पीआई और पीएनएससी को लॉक लगा इन दोनों कंपनियों के, वो क्योंकि ये शायद वो बिकने के लिए रेडी हैं तो शायद इस वजह से इन दोनों में लॉक लग रहे हैं। पीआई एक पे तो काफी बातें भी होती रही हैं, उनका आज नोटिस भी आया, लेकिन पीएनएससी नीवे नीवे होके इसका काम हो रहा है और उसमें इसको फिर लॉक लग गया। अब देखें कहां तक लेके जाएंगे इसको। एक यही बस इनमें अच्छी कंपनी या मुनासिब कंपनी है, बाकी तो ज्यादा फजूल ही है। फिर पीटीसीएल का ये आया डिस्क्लोजर कि भाई उनका वो एग्रीमेंट हो गया टेलीनॉर को बाय करने का। अब इसको किसी भाई ने पूछा था लेकिन हमने तो उसको फॉलो ही नहीं किया यार, क्योंकि हमें पसंद ही नहीं था शेयर। लेकिन अगर इसको एक महीने की परफॉर्मेंस देखें तो ये जी इसी न्यूज के चक्कर में ये 7 रुपए से 13 रुपए पे चला गया है। अब अगर टेलीनॉर को बाय कर रहे हैं तो बाहिर तो ये क्लियर नहीं है कि भाई इनको इससे क्या फायदा होगा, इनके रेवेन्यू पे कितना फायदा होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई पता नहीं होता कि किसी कंपनी की न्यूज आती है उसको कैपो कैप कहाँ पे ले जाते हैं, किसी कंपनी की बड़ी अच्छी न्यूज आती है लेकिन उस पे उसका कुछ असर ही नहीं होता।
तो ये स्टॉक मार्केट की ऐसी चीजें हैं। बहरहाल हमारा इसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो नहीं लग रहा कि इस ट्रांजैक्शन के बाद इनके कोई प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बल्कि ये पहले भी डिविडेंड नहीं देते और अब भी डिविडेंड नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इनके पास जो भी कैश पड़ा होगा वो तो टेलीनॉर को दे देंगे खरीदने के लिए। तो लॉन्ग टर्म में इसमें मूव बन सकती है, ये ग्रोथ इसकी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन हमें इसमें कम से कम कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी ब्रोकर ने कोई वर्किंग बना के दी है कि भाई इस ट्रांजैक्शन के बाद इसके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और 2 साल बाद ये डिविडेंड बहुत ज्यादा देना शुरू कर देंगे, अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उसकी बेसिस पे अपना डिसीजन कर लें। फिर जी ये गेट्रॉन इंडस्ट्रीज है, इन्होंने कोई राइट्स अनाउंस किए और माशाल्लाह से 175 रुपए प्रीमियम पे। अब इसकी वैल्यू जो है पहले ही 250 रुपए है, लेकिन इसके अगर फाइनेंशियल्स देखें तो 2 रुपए का प्रॉफिट था इसमें और 24 के फर्स्ट क्वार्टर में मैसिव लॉस है। तो और फिर भी ये कंपनी 250 पे है। इसके 250 पे होने की वजह ये है कि इसका फ्री फ्लोट सिर्फ 5% है और ये जो शेयर्स हैं ये भी शायद इनके डायरेक्टर्स के पास ही हों। और कोई पता नहीं यहाँ से कंपनी इस राइट की अनाउंसमेंट के बाद 500 पे चली जाए। लेकिन ऐसी कंपनियों से आपने दूर रहना है। ऐसी कंपनियों में बिला वजह आपको पंगा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका फ्री फ्लोट इतना कम होता है, ये अपनी कंपनी की प्राइस को खुद ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो है ना इससे दूर ही रहें, ये कंपनी किसी काबिल नहीं है। फिर ऑर्गेनिक मीट का एक नोटिस आया कि उन्होंने जो बोनस शेयर्स दिए थे उसके ऊपर जो टैक्स काटा है वो एफबीआर को जमा करा दिया है। ये सिर्फ अगर आपको नहीं पता कि पीछे अभी बजट में बोनस शेयर्स पे टैक्स लग गया था, तो उसका तरीका यही है कि अगर कोई कंपनी आपको 100 शेयर्स देगी बोनस में, तो उसमें से वो 10% अपने पास रख लेगी, 90 आपको देगी, 90% आपको देगी। और जब आप उसके ऊपर टैक्स जमा कराएंगे वो आपको बता देंगे कि टैक्स की अमाउंट कितनी बनती है। तो जब आप वो टैक्स उनको जमा कराएंगे तो वो 10 शेयर्स भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वरना अगर आप वो टैक्स नहीं जमा कराएंगे तो वो आपके 10% शेयर्स बेच के वो टैक्स एफबीआर में जमा करा देंगे। तो मेरा ख्याल है शेयर होल्डर्स को इसी अप्रोच पे रखना चाहिए, बिला वजह क्यों टाइम जाया करें। बस यही समझ लें कि अगर उन्होंने 100 बोनस शेयर्स अनाउंस किए हैं तो आपके हिस्से में 90 आएंगे। तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनको पता नहीं है कि अगर आपको फ्यूचर में किसी भी कंपनी के बोनस शेयर्स मिलते हैं और आप उसको अवेल करते हैं, आखिरी डेट तक रखते हैं, तो आपको उसके 90% मिलेंगे। फिर किसी भाई ने पीआईबीटीएल का पूछा। आमतौर पे तो हम पेनी शेयर्स को नहीं देखते, लेकिन इसको फिर भी देख लेते हैं। इसकी फाइनेंशियल्स अगर देखें तो ये पिछले 2 सालों में लॉसेस में था, उससे पहले भी कोई खास प्रॉफिट नहीं था, लेकिन 24 के पहले क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट आया है। अब हमारे लिए असेस करना बहुत मुश्किल है इस वक्त कि क्या ये सिर्फ एक क्वार्टर का प्रॉफिट था या अगले क्वार्टर्स में भी जारी रहेगा। लेकिन इस प्रॉफिटेबिलिटी के बाद थोड़ा सा इस शेयर में बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ है और ये तकरीबन, तो अगर 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 360 तक ये चला गया था और वहां से डबल हो गया है। अब कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये 12-13 पे भी था, तो टेक्निकली तो वहां पे जा सकता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ले लें। वैसे हमें लगता है कि इसमें अगर कोई ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है तो 1-2 हजार लेके रख ले, इससे ज्यादा तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि ये टेक्निकली जैसे 13 रुपए की वैल्यू लिखी हुई है 5 साल में, ये अगले 1 साल में 13 रुपए पे चला जाएगा, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ से डबल हो सकती है, अगर आपको भरोसा है तो आप कर लें। वैसे तो किसी भी शेयर को कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो हम तो इस बेसिस पे ना ही ट्रेड करते हैं, ना ही लोगों को मशवरा देते हैं। ना ही इसकी प्राइस अर्निंग को बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी अर्निंग का पता ही नहीं है कि सिर्फ एक क्वार्टर में है या आगे भी होगी। अगर आगे इसी तरह जारी रहे फिर भी प्राइस अर्निंग को इतनी अच्छी नहीं है। पे आउट तो इन्होंने कभी भी नहीं दिया, हमेशा इन्होंने राइट्स ही दिए हैं, यानी कि पैसे लेते हैं लोगों से और बिजनेस कर नहीं पाते, उसका तो यही मतलब है। और अगर इसकी वैसे बुक वैल्यू देख लें, जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया होता है, तो बुक वैल्यू भी कोई खास नहीं है। उस हिसाब से फाइनेंशियल एनालिसिस करते हुए ये शेयर को इतना खास नहीं है। बाकी फैसला आप खुद कर लें। तो जी ये था आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।